हेलो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आज हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। दोस्तों, ये जो तरीके हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे ये डिफ़र करते हैं कि हमारी जो है स्टॉक मार्केट में कितनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, हमें कितना समय देना होगा और हमारा जो पोर्टफोलियो है उस पर हमारा कितना कंट्रोल होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों ये है कि जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि एफडी है, पीपीएफ है, एलआईसी है, पोस्ट ऑफिस है, अगर यहीं पर हम अपना सारा पैसा लगा देंगे जो भी हमारा पोर्टफोलियो है तो वहाँ से इतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा कि हम जो है इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके। तो अगर सच में हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ओवर लॉन्ग टर्म तो हमें स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट के लिए हमारे पास खुद के पास एक्सपर्टीज़ हो, खुद हमें समय देना पड़े, है ना, लेकिन हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप बिना समय दिए, बिना एक्सपर्टीज़ के भी इसके अंदर अपनी वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हो, अपने पैसे को निवेश करके ग्रो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका तो है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर भी अल्टीमेटली आपका जो पैसा जो होता है वो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर ही है, लेकिन आपको खुद को कुछ नहीं करना होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं एएमसीज होती है, जैसे आपने सुना होगा एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक, पराग पारेख, मिराय एसेट, ये जो है अलग अलग एएमसीज है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज है। और एक असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है दोस्तों, उसकी एक पूरी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट टीम होती है जिसके अंदर बहुत सीनियर लोग जो होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा खासा अनुभव होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आप ये मानिए कि आपका पैसा जो है वो कुछ एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ निवेश किया जाना है ताकि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। इसके बदले वो आपसे कुछ चार्जेज हैं वो लेते हैं जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो आप देखोगे कि जितनी भी ये एएमसीज हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इनके द्वारा भी अलग अलग म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है। तो आप उनमें निवेश कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगला सवाल ये आता है कि मार्केट के अंदर इतने सारे असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और हर असेट मैनेजमेंट कंपनीज के भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए ये कैसे डिसाइड करें? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी निवेश जो है दो तरीके से किया जाता है। एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, रेगुलर के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, या मान लीजिए कि बैंक वगैरह होते हैं जहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह खुला हुआ है। तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, आप उनसे संपर्क करते हो या वो किसी तरीके से आपसे संपर्क करते हैं, या जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर भी क्या होता है, वो खुद भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। उनके जो भी एडवाइज़र होते हैं या जो भी एजेंट होते हैं वो आपसे संपर्क करते हैं या आप उनसे करते हो, और अल्टीमेटली वो आपको सजेस्ट करते हैं आपसे बात करने के बाद कि आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली जो भी आपकी क्वेरीज है उनको वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हो। लेकिन दोस्तों, ये जो रेगुलर तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का, इसके अंदर आपका रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है या थर्ड पार्टी है, इनको भी कुछ चार्जेस जो है असेट मैनेजमेंट कंपनी देती है और वो अल्टीमेटली आपके रिटर्न में से ही होता है। इसका जो डिफरेंस है वो अभी समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। डायरेक्ट वाले के अंदर क्या होता है कि आप खुद जो अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनकी वेबसाइट पर जाकर या उनकी एप्लीकेशंस पर जाकर, अगर आपको खुद को नॉलेज है या आपका कोई एडवाइजर है उसकी हेल्प से आप खुद जो है, जो आपको पसंद आता है वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। या अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी है जिनके माध्यम से आप खुद अपना रिसर्च कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दो, और इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे ग्रो एप्लीकेशन मैं खुद यूज करता हूँ, इसका लिंक वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इजीली जो है रिसर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 1 साल, 2 साल, 5 साल का इतिहास देख सकते हैं, उसकी रेटिंग देख सकते हैं, उसमें कितनी रिस्क है, उसका पोर्टफोलियो अभी कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टॉक्स में है, उसको मैनेज कौन कर रहा है ना, और उसका और दूसरे म्यूचुअल फंड्स के रिलेशन में किस तरीके परफॉर्मेंस है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा समय देंगे तो विथ टाइम आप खुद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। तो आप खुद भी जो अलग अलग एएमसी है उनसे जाकर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बताया, पेटीएम, ग्रो ऐप, इनके ऊपर जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनके सभी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आप सीधा भी उनमें जाके निवेश कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि सपोज आप एक किसी पर्टिकुलर एएमसी का एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है वो डायरेक्ट फॉर्मेट में सेलेक्ट करें या रेगुलर में सेलेक्ट करें, अंडरलाइंग जो फंड है वो बिल्कुल सेम है, जो फंड मैनेजर है वो बिल्कुल सेम है, आपका पैसा जो है वो सिमिलर स्टॉक्स में ही जाएगा, बिल्कुल सेम फंड है, कोई अलग अलग फंड नहीं है। पर डिफरेंस ये है कि आप रेगुलर में थर्ड पार्टी के माध्यम से आए हो, डायरेक्ट में खुद से आए हो, तो आपके जो खर्चे जो हैं वो थर्ड पार्टी वाले में बढ़ जाते हैं, तो आपके रिटर्न भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये रिटर्न जो है किस तरीके से रिड्यूस होते हैं दोस्तों, इसको एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूँगा। देखिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखेंगे कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है लगभग 1% के आसपास होता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप खुद जाके ग्रो ऐप के ऊपर हर फंड का एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो लगभग 1% से बढ़ जाता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है 1% ही हो, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आपको 1% एडिशनल देना पड़ रहा है। तो अगर 5,000 रुपये की आप SIP कराते हैं, है ना, और 30 ईयर्स के लिए आप कराते हैं, तो अगर 12% का रिटर्न अगर दोस्तों अगर आपको मिलता है तो उसके ऊपर 1.36 करोड़ का रिटर्न आता है। केवल रिटर्न की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसमें रेगुलर के माध्यम से जाते हैं और उसमें 1% आपका रिटर्न कम हो जाता है, यानी 11% हो जाता है, तो रिटर्न आपका 1.08 करोड़ हो जाता है, यानी कि 28 लाख का डिफरेंस 5,000 की SIP पे। ठीक है, अगर रिटर्न्स जो है उसका परसेंटेज बढ़ता है, यानी कि ये हमने 12% मान के चले हैं, 11% मान के चले, अगर ये 20% होता है तो ये जो डिफरेंस है ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर अमाउंट हम इंक्रीज करते हैं कि मान लो 25,000 रुपये है, आप 30 साल के लिए लगाते हो हर महीना, ठीक है, 12% पे रिटर्न जो है वो बनता है 6.8 करोड़, और 11% पे जो है अगर 1% कम कर देते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड में तो ये बन जाता है 5.42 करोड़। तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख का फर्क यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड के माध्यम से डाल रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो को एक सिग्निफिकेंट मैसिव पोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद जो है किस तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया जाए, इसको सीखें, बहुत आसान है। और अगर नहीं सीखना है तो मार्केट में एडवाइजर्स होते हैं जो कुछ फीस लेकर आपको सजेस्ट कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, आप उस माध्यम को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि म्यूचुअल फंड में आप समय के साथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सीखें। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड्स को भी अगर अपर लेवल पर कैटेगराइज किया जाए तो ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड को हम इंडेक्स फंड भी कहते हैं। देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम पैसा निवेश करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें पैसा निवेश करते हैं, तो जो भी फंड हाउस होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनको पूरा रिसर्च करना पड़ता है और रिसर्च के आधार पर वो अपने स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और फिर पैसा लगाते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर आप एक्सेस का लार्ज कैप फंड ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए उनको म्यूचुअल फंड हाउस जो है उन्हें पैसा तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाना पड़ेगा, ये तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन लार्ज कैप में भी बहुत सारी कंपनीज होती है, तो वो अपना रिसर्च करके अपने रिसर्च के आधार पर जहां चाहे वहां पैसा लगा सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स पे। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस स्टॉक में इतना पैसा लगाओ, लार्ज कैप के में इसमें उतना लगाओ, वो सब उनकी मर्जी पर है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स फंड या पैसिव फंड के अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे मान लो कि कोई आप सेंसेक्स से रिलेटेड जो है इंडेक्स फंड ले लेते हैं या निफ्टी से जुड़ा हुआ इंडेक्स फंड ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे सेंसेक्स जो है एक तरीके से हमारे टॉप 30 स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है।
या निफ्टी हमारे टॉप 50 स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप निफ्टी में या सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर को कोई रिसर्च नहीं करना पड़ता, बस आपका जो भी पैसा है वो सेंसेक्स के या निफ्टी के जो भी स्टॉक्स है उनमें जाता है और वो उस रेशो में जाता है जितना हर स्टॉक का निफ्टी में या सेंसेक्स में वेटेज होता है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, अब 30 स्टॉक्स का भी उस सेंसेक्स के अंदर अपना अपना वेटेज होता है। निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, उन 50 का अपना अपना वेटेज होता है। तो बस जो फंड मैनेजर है वो इतना करता है कि आपका पैसा उस वेटेज के हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स में डिवाइड कर देता है। तो उसे पैसा सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में डालना पड़ेगा, निफ्टी के 50 स्टॉक्स में डालना पड़ेगा, जो उनका वेटेज है उसके हिसाब से। तो उन्हें किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने बात की कि एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है और पैसिव म्यूचुअल फंड होता है, तो इसकी भी अलग अलग थ्योरी है। जो कई लोग होते हैं कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में, तो वो अपना जो है इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल विथ टाइम जो है वो इंडेक्स फंड जो है वो ग्रो होना ही है। क्योंकि हमारा इंडेक्स में चाहे से समय के साथ शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर नीचे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इंडेक्स हमारा अगर हम देखें तो ग्रो ही हो रहा, चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, तो हमारा इंडेक्स फंड भी ग्रो होगा। तो हो सकता है एक्सेप्शनल रिटर्न ना मिले, लेकिन बहुत कम रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे। और क्योंकि इसमें रिसर्च नहीं करना पड़ता है उनको ज़्यादा, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम होता है और उसका हमारे रिटर्न्स पर भी बहुत फर्क पड़ता है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड की सबसे खास बात यह है कि आप छोटे से अमाउंट से भी अपनी मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहे तब अपने पैसे को रिडीम कर सकते हो, अपनी SIP को स्टॉप कर सकते हो, SIP का अमाउंट जो है ग्रो कर सकते हो। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप निवेश कर सकते हो, एक पूरी जो है पोर्टफोलियो की थीम बनाकर, ठीक है। इसके लिए आप किसी एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड्स की, जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। तो इसके भी कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि हम खुद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। तो दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ होती है रिक्वायर्ड स्टॉक मार्केट के बारे में, कई बार एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, तो वो समय के साथ सीख के इस एक्सपर्टीज़ को बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। तो वो लोग जो है जिनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, जिनके पास समय होता है, तो वो अपना स्टॉक मार्केट के अंदर खुद से भी निवेश करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें इसकी वजह से आपका जॉब या आपका बिजनेस प्रभावित ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो पैसा निवेश करते हैं वो पैसा तो हमारे जॉब या हमारे बिजनेस से ही आ रहा है। कई बार ये भी होता है कि कई लोग जो है खुद से अपना स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर दोस्तों कई एडवाइजर्स होते हैं जो कि आपको मॉडल पोर्टफोलियो सर्विसेज देते हैं। तो उनके रिसर्च प्रोडक्ट्स होते हैं और रिसर्च के आधार पर वो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग तरह के पोर्टफोलियोज रिकमेंड करते हैं। कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए लगाना है और आप सपोज एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो या आप मान लो लो रिस्क इन्वेस्टर हो, तो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से वो आपको थोड़ा रिकमेंडेशन दे देते हैं कि आप इन स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो, ये स्टॉक इतने समय में इतना बढ़ने के चांसेस है। तो इस तरह की वो आपसे फीस चार्ज करते हैं और आपको एडवाइस देते हैं। और अगर आपको सही लगता है तो उस एडवाइस के बेसिस पर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समय समय पर वो जो है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की सलाह भी देते हैं कि ये स्टॉक जो है जो हमने पहले लिया था इसको हमें निकालना चाहिए या नया स्टॉक लेना चाहिए। तो आप अगर किसी एडवाइज़र के साथ जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिफिकेशन देखिए, ये देखिए वो रजिस्टर्ड एडवाइज़र है या नहीं है, और प्रीवियस जो उसने गाइडेंस और लोगों को दी है उसके क्या रिटर्न्स वगैरह रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को देखिए। तो इसके आधार पर ही किसी के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। स्टॉक मार्केट में निवेश करने का दोस्तों एक और तरीका है। आजकल एक प्लेटफॉर्म जो है बहुत पॉपुलर हो चुका है जिसे कहते हैं स्मॉल केस। आप देखोगे स्मॉल केस पर भी अलग अलग थीम पर आधारित बहुत सारे स्मॉल केस जो है पोर्टफोलियोज आपको मिल जाएंगे। देखिए स्मॉल केस किस तरीके से काम करता है। स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने स्मॉल केस प्रोडक्ट्स बना के रखते हैं। स्मॉल केस किस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए कोई एक एडवाइजर होता है, वो अपना एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बना लेता है कि सपोज
किसी भी थीम पर आधारित हो सकता है कि मान लो रूरल डेवलपमेंट या रूरल इकोनॉमी पर आधारित हो सकता है, टेक्नोलॉजी की थीम पर आधारित हो सकता है, लार्ज कैप की थीम पर आधारित हो सकता है, ब्लू चिप स्टॉक्स की थीम पर आधारित हो सकता है, कि कोई भी एक थीम को पकड़ लेते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है रजिस्टर्ड, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, और वो अपना एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स होंगे उसका एक पोर्टफोलियो बना देता है। तो मान लीजिए कि 10 स्टॉक्स हैं, उनकी अलग अलग नंबर्स के आधार पर वो एक बास्केट बना देता है, और फॉर एन एग्जांपल जो है वो एक 50,000 रुपये का एक बास्केट है। तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उस बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो जो एडवाइज़र है वो उसको एक्टिवली मैनेज करता है, उसको ट्रैक करता है, टाइम टू टाइम जो है उसे रीबैलेंस भी करता रहता है। तो यहाँ पर ये जो है स्मॉल केस भी आजकल एक पॉपुलर तरीका होता जा रहा है। आप अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप उस बास्केट की मल्टीपल यूनिट्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे स्मॉल केस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फ्री में भी अवेलेबल है, और कई ऐसे भी हैं जो आपको फीस देकर अवेलेबल है। तो आप स्मॉल केस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्मॉल केस के अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि आपको एक एडवाइजर मिला हुआ है जो उसको एक्टिवली मैनेज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो भी स्टॉक्स है वो आपको अपने डीमैट अकाउंट, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखता है, और आप जब चाहो उस पर कोई भी एक्शन ले सकते हो, उसमें आप अपने ज़रूरी बदलाव भी कर सकते हो। और दोस्तों सबसे आखिरी जो है उसे बोलते हैं PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये वैसे थोड़ा इनको टिकट साइज यानी जो कैपिटल ये हैंडल करते हैं ये थोड़ा बड़ा होता है, और इसके अंदर आपका खुद का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। PMS जैसे आप मालूम करेंगे तो सौरभ मुखर्जी है, उनका मर्सेलस इन्वेस्टमेंट है, इसी तरीके से बसंत माहेश्वरी है, उनकी फर्म है। तो कई जो है इन्वेस्टमेंट मैनेज करने वाली, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाली कंपनीज़ हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं जिनके पास अच्छी खासी कैपिटल होती है, आई बिलीव मिनिमम 50 लाख से ये स्टार्ट करते हैं, तो उनको ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। इसका एक्चुअल फंडा ये होता है कि आपको खुद को कुछ नहीं करना होता है, आपको तो सीधा इन्हें पैसा देना होता है। ऑब्वियसली जो मिनिमम है वो तो देना ही पड़ेगा। फिर इनके यहीं पे आपका ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलता है, ये आपसे पावर ऑफ अटर्नी जो है पूरा लीगल एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, और अल्टीमेटली ये कहते हैं कि हम आपके पैसे को पूरा मैनेज करेंगे, टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट भेजेंगे, लेकिन आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप इनको ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक खरीदो या बेच दो, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप अल्टीमेटली इनके साथ जुड़े रहते हैं अगर आपको इनके ऊपर विश्वास होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप एग्जिट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपका के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं।